हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू न्यू स्टडी पॉइंट। आइए हम लोग जो नीट सीरीज़ हमारी चल रही थी और क्लास 11th का जो सेकंड चैप्टर है जिसका नाम है बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, हम लोग उससे स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, तो ये हमारा बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन का पहला चैप्टर है, पहला टॉपिक है। इसकी कई सीरीज़ होगी, कम से कम 5-6 टॉपिक में इसको पढ़ाया जाएगा और इसके अंदर एक एक पॉइंट पे हम लोग ध्यान देंगे। ठीक है, और बहुत ही ध्यान से आप इसको समझिएगा, पढ़िएगा, ताकि आपका जो क्वेश्चन है वो नीट में जो है वो छूटने ना पाए। और यूपी, टीजीटी और पीजीटी जो एग्ज़ामिनेशन आने वाला है उस एग्ज़ामिनेशन को मद्देनज़र रखते हुए भी इसको बनाया गया है। तो इसके अंदर कई सारी इन्फॉर्मेशन को ऐड भी किया गया है, बाहर से भी ऐड किया गया है, तो वो चीज़ आप देखे रहिएगा। ठीक है, तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। देखिए, हमने जो टॉपिक लिया है उसका नाम है बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। ठीक है, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन का मतलब होता है कि जीवों का, दैट इज़ प्लांट और एनिमल का क्लासिफिकेशन। ठीक है, आप ये जानते हैं कि क्लासिफिकेशन का मीनिंग होता है कि कोई ऑर्गेनिज्म है, यानी कोई जीव है, उसको ग्रुप्स में बांट दिया जाए। ग्रुप्स में बांट दिया जाए। ग्रुप्स का मतलब होता है कि हम इस तरीके से बांटें ताकि हमारा पढ़ना लिखना जो है वो आसान हो जाए। ठीक है, देखिए, आप ये जानते हैं कि जब आप कोई चीज़ चेक करते हैं तो उसका सैंपल लेकर चेक करते हैं और ये जान जाते हैं कि जैसा ये सैंपल है उसी तरीके से जो चीज़ हमने सैंपल में ली है, जैसे मान लिया एग्जांपल है, आप चाय बना रहे हैं, तो चाय बनाने में आप थोड़ा सा सैंपल निकाल के उसको क्या करते हैं, टेस्ट करते हैं, तो हम ये जान जाते हैं कि पूरी चाय वैसे ही है। उसी तरीके से हम क्या करते हैं कि जो ऑर्गेनिज्म है उसको ग्रुप्स के अंदर बांट देते हैं साइंटिफिक तरीके से, ध्यान रखिएगा, साइंटिफिक तरीके से, और उसको ऑर्डरली अरेंज करते हैं। ऑर्डरली अरेंज का मतलब होता है उसको एक प्रॉपर तरीके से हम उसको व्यवस्थित करते हैं। और इसका आधार क्या होता है? तो आधार होता है सिमिलरिटी एंड डिसिमिलरिटी। ठीक है, इन सिमिलैरिटीज़ का मतलब होता है समानता और डिफरेंसेस का मतलब होता है असमानता। तो जाहिर सी बात है कि कुछ ऐसे कैरेक्टर देख के हम उनको एक जगह पे क्लासीफाई करते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पे मैं आपको बताता हूँ, जैसे प्लांट्स हैं, तो प्लांट्स में अगर जैसे मान लिया बहुत सारे प्लांट्स हैं, उसके अंदर रेड कलर के फ्लावर हैं और उनके अंदर वाइट कलर के हैं, येलो कलर के, तो हम क्या करेंगे, हम जितने भी फ्लावर रेड वाले होंगे उनको साइड में कर लेंगे उनके कलर के आधार पे। ठीक है, यानी सिमिलरिटीज़ के आधार पे उनको कर लेंगे और बाकी जो डिफरेंस रखते हैं उन्हें उनको अलग अलग ग्रुप में बांट देंगे। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। लेकिन ध्यान रखिए कि जब आप बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन कर पा रहे हों या कर रहे हों तो आपको कुछ फंडामेंटल कैरेक्टर का ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है, यानी कुछ फंडामेंटल कैरेक्टर जो बाहर से दिखाई देते हैं, क्योंकि जो पर्सन है वो बाहर से देखकर ही उस चीज़ को क्लासीफाई करेगा। एनाटॉमिकल तो बाद की बात है, पहले मार्फोलॉजिकल तरीके से किसी चीज़ को क्लासीफाई करते हैं। तो इतना पढ़ने के बाद हमें क्या समझ में आया कि कोई भी ऑर्गेनिज्म हो, चाहे वो प्लांट हो चाहे एनिमल हो, उसको सिमिलरिटी और डिससिमिलरिटी के आधार पे उसके कुछ फंडामेंटल कैरेक्टर्स को लिया जाता है और उन्हें ग्रुप्स में साइंटिफिक तरीके से ऑर्डरली अरेंज करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन कहलाती है। ठीक है, अगर आप देखेंगे तो सबसे पहले जो साइंटिस्ट थे इसके अंदर जिन्होंने क्लासिफिकेशन पे वर्क किया उनका नाम था एरिस्टोटल। ठीक है, तो एरिस्टोटल ने वर्क किया, इन्होंने कुछ सिंपल मार्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स को बेस बनाया और प्लांट को कई कैटेगरीज में बांटा। जिससे सबसे पहले कैटेगरीज थी ट्री यानी पेड़, दूसरा था श्रब्स यानी झाड़ियाँ, और हर्ब्स इसका मतलब होता है शाकीय पौधे। यानी सीधा हम बोल सकते हैं कि जो जो एरिस्टोटल साहब थे उन्होंने प्लांट को 3 कैटेगरी में बांट दिया था। पहला जो बांटा उसका नाम ट्रीज था, दूसरा जिसका नाम था श्रब था, और तीसरा जो था उसका नाम हर्ब था। ठीक है, तो 3 कैटेगरी में इन्होंने प्लांट को जो है वो बांटा था। लेकिन अगर हम एनिमल की बात करें तो एनिमल में अगर आप देखेंगे तो जो प्लांट कैटेगरी थी यानी जो एनिमल था उसको एरिस्टोटल साहब ने 2 कंडीशन में बांटा था। एक का नाम था इनाइमा और दूसरा नाम था एनाइमा। ठीक है, एनाइमा एंड इनाइमा। तो एनाइमा और इनाइमा का मतलब क्या होता है? देखिए, यहाँ पे एनाइमा का मतलब होता है ऐसे एनिमल्स, यानी ऐसे एनिमल जिनकी बॉडी के अंदर जो ब्लड का कलर है वो रेड ना हो, और इनाइमा का मतलब होता है कि ऐसे एनिमल जिनकी बॉडी का कलर रेड हो। तो इन्होंने जो बॉडी का जो ब्लड का कलर था उसको बेसिस लेके एनिमल को 2 पार्ट में जो है डिवाइड किया। एक का नाम एनाइमा था और एक का नाम इनाइमा था। ठीक है, यानी इनाइमा एंड एनाइमा। क्लियर है? तो ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। तो ये एरिस्टोटल ने ये बात जो है वो कही थी। क्लियर है? चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं थोड़ा सा। देखिए, यहाँ पे कुछ इन्फॉर्मेशंस हैं, वो इन्फॉर्मेशन आप देखते रहिए। देखिए, पहली जो इन्फॉर्मेशन है उस जो इन्फॉर्मेशन उसका नाम है, पहला जो है इसके अंदर वो है कि लीनियस। अब देखिए, मैंने अभी बताया है कि सबसे पहले शुरुआत एरिस्टोटल ने की, लेकिन सेकंड जो पार्ट में आया है वो नाम है लीनियस। ठीक है, तो लीनियस ने 2 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया, यानी
टू किंगडम क्लासिफिकेशन का मतलब होता है कि पूरे ऑर्गेनिज्म को यानी पूरे लिविंग वर्ल्ड को दो किंगडम में बांट दिया। एक का नाम था प्लांटी और एक का नाम क्या था, एनिमेलिया। तो अब क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि सबसे पहले किंगडम में बांटने की शुरुआत किसने की, तो वो लिनियस साहब हैं। ठीक है, तो प्लांटी और एनिमेलिया में इन्होंने सबसे पहले बांटा। तो ध्यान रखिएगा कि टू किंगडम क्लासिफिकेशन दिया था लिनियस ने। ठीक है, आगे क्वेश्चन की सीरीज भी है, आप थोड़ा इसलिए और ध्यान से पढ़िए। ठीक है, अभी क्वेश्चन हम कराते हैं। आगे देखिए, यहाँ पे ये कहा गया कि ये जो सिस्टम होता है, ठीक है, लीनियस ने जो सिस्टम दिया था उसमें कुछ कमी थी। क्या कमी थी, देखिए यहाँ पे लिखा है डिड नॉट डिस्टिंग्विश बिटवीन, यानी कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो लीनियस का सिस्टम नहीं कर पाया। तो पहले ये है कि इसने यूकैरियोट्स और प्रोकैरियोट्स के बीच में अंतर नहीं बताया। ठीक है, कि यूकैरियोट्स क्या हैं और प्रोकैरियोट्स क्या हैं। ठीक, दूसरी चीज़ ये यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर में फ़र्क नहीं बता पाया। ठीक है, यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर में फ़र्क नहीं बता पाया। दूसरी चीज़ फोटोसिंथेटिक यानी ग्रीन प्लांट्स और नॉन फोटोसिंथेटिक या नॉन ग्रीन प्लांट्स के बारे में अंतर नहीं दे पाया। ठीक है, तो ये तीन कमियां थी जिसकी वजह से जो लीनियस का जो ये किंगडम क्लासिफिकेशन था वो कोलैप्स कर गया या नहीं बन पाया। ठीक है, तो चलिए हम आगे की तरफ देखते हैं। और भी हमारे साइंटिस्ट हैं, जैसे अब देखिए हमारे अगले साइंटिस्ट हैं, इनका नाम है हैकल। ठीक है, तो हैकल ने 3 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया। तो उसमें एक था जिसका नाम था प्लांटी, दूसरा नाम था प्रोटिस्टा और तीसरा नाम था एनिमेलिया। आप देख पा रहे होंगे यहाँ प्रोटिस्टा जो है वो न्यू है। ठीक है, तो आप क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है, पहला क्वेश्चन ये है कि 3 किंगडम क्लासिफिकेशन किसने दिया, तो आप बोलेंगे हैकल साहब ने दिया। आप ये भी पूछेंगे कि प्रोटिस्टा शब्द का प्रयोग किसने किया सबसे पहले, तो ये भी किसने किया, हैकल ने ही किया, क्योंकि आप देख पा रहे हैं कि प्रोटिस्टा शब्द का प्रयोग सबसे पहले हैकल ही कर पा रहे हैं। ठीक है, तो इन्होंने 3 कैटेगरी कर दी, एक प्रोटिस्टा, एक एनिमेलिया और एक प्लांटी। ठीक है, तो आगे देखिए अगले जो हमारे, लेकिन इसमें भी कुछ डिस्टर्बेंस थी जिसकी वजह से हैकल साहब भी डेवलप नहीं हो पाया या फिक्स नहीं हो पाया, या उनका जो ये क्लासिफिकेशन था वो कुछ चीज़ों की कमी ला रहा था। तो एक हमारे अगले साइंटिस्ट आ गए, उनका नाम हो गया कोपलैंड। ठीक है, तो कोपलैंड ने 4 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया। जैसे एग्जाम्पल इन्होंने मोनेरा ऐड किया, मोनेरा, प्रोटिस्टा, प्लांटी और एनिमेलिया। ठीक है, तो आप देखिए मोनेरा, प्रोटिस्टा, प्लांटी और एनिमेलिया, ये 4 किंगडम क्लासिफिकेशन इन्होंने दिया। ठीक है, लेकिन अब ये जो क्वेश्चन है वो ये राइज ये हुआ कि कुछ हमारे पास ऐसे भी मतलब प्लांट्स हैं या कुछ ऐसे भी ऑर्गेनिज्म हैं जो कि नॉन ग्रीन है यानी हरे नहीं है, तो उनको हम प्लांटी में नहीं रख सकते थे। ठीक है, यानी हम सीधा सीधा बात ये कर रहे हैं कि इन्होंने फंजाई को भी किसके अंदर रखा था, प्लांटी के अंदर। और आप जानते हैं फंजाई जो है वो ऑटोट्रॉपिक नहीं है, बल्कि वो हेटेरोट्रॉपिक अपना फूड नहीं बना सकता क्योंकि इसके पास क्लोरोप्लास्ट नहीं है। ठीक है, तो अब हमें ये भी जो हमारा किंगडम क्लासिफिकेशन था वो जो है वो इनकम्प्लीट रहा। लेकिन आप ये जानिएगा कि ये जितने भी किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन दिए गए हैं इनकी अपनी एक अहम भूमिका है, क्योंकि इन्होंने ही आधार प्रोवाइड किया, इन्हें सुधार किया। अब आते हैं जो हमारा सबसे लेटेस्ट है, उसका नाम है R.H. विटेकर। क्या नाम है, R.H. विटेकर। तो अगर आप ध्यान देंगे तो R.H. विटेकर साहब ने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया। ठीक है, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया। इन्होंने क्या किया कि मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, एनिमेलिया और हाँ इसके अंदर मैं भूल गया हूँ, ये लिख दीजिएगा प्लांटी, यानी 5 किंगडम क्लासिफिकेशन इन्होंने दिया। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा 5 किंगडम क्लासिफिकेशन, एक मोनेरा है, एक प्रोटिस्टा है, एक फंजाई है और एक एनिमेलिया है, एक प्लांटी है। देखिए यहाँ पे फंजाई को प्लांटी से जो है वो अलग कर दिया गया। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखिए यहाँ पे मैंने लिख भी दिया कि मोस्ट एक्सेप्टेड क्लासिफिकेशन, सबसे ज़्यादा जो डेवलप क्लासिफिकेशन है वो R.H. विटेकर का ही है। इनका जो ये जो क्लासिफिकेशन था, उनका जो मेन क्राइटेरिया था क्लासिफाई करने का जो इस्तेमाल किया, यानी कौन कौन से ऐसे कैरेक्टर लेकर इन्होंने मतलब क्लासिफिकेशन किया था, तो उसके कैरेक्टर ध्यान रखना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। ये देखिए मैंने लिख भी दिया है इसको, ये बहुत इंपॉर्टेंट, ये नीट में क्वेश्चन आया था कि इनमें से कौन सा ऐसा है जो कि R.H. विटेकर के द्वारा जो है वो क्लासिफिकेशन का क्राइटेरिया नहीं रखा गया था। तो नहीं का पूछ लिया तो आप मुझे हिसाब से सब पता होना चाहिए। तो इन्होंने सेल स्ट्रक्चर के बेसिस पे इन्हें क्लासिफाई किया था। देखिए यही सेल स्ट्रक्चर क्या है, अब इसी में आपको पता चलेगा कि वो प्रोकैरियोटिक है या यूकैरियोटिक है। और ये पहली कमी थी किसकी, लीनियस की, वो पूरी हो गई ना। दूसरा है बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, अब इसमें पता चल गया कि जो ऑर्गेनिज्म है यूनिसेलुलर है या मल्टी सेलुलर है। ठीक है, मोड ऑफ न्यूट्रिशन की बात अगर की जाए तो मोड ऑफ न्यूट्रिशन में आप जानते हैं कि इसमें ये खत्म हो गया कि ऑटोट्रॉफिक है कि हेटेरोट्रॉफिक है। क्लियर है। रिप्रोडक्शन की बात अगर किया जाए तो पूछा गया एसेक्सुअली या सेक्सुअली। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि मैं आपको बताऊं कि ये जो आपका जो क्लासिफिकेशन है इसका सबसे इम्पॉर्टेंट ये है
और जिसकी वजह से आर एच विटेकर का क्लासिफिकेशन सबसे ज़्यादा डेवलप माना गया है वो है फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप्स। यानी इन्होंने इसके अंदर वो भी कैरेक्टर ले लिए जो इवोल्यूशन रिलेशनशिप को भी ले रहे थे, यानी इवोल्यूशन भी आ रहा था कि कौन किससे डेवलप हुआ ये भी पता चल रहा था, तो इन्होंने इवोल्यूशन प्रोसेस यानी रिलेशनशिप को भी इसके अंदर इंक्लूड कर लिया। किसने किया? आर एच विटेकर। और यही इनका सबसे ज़्यादा आप समझ लीजिए प्लस पॉइंट था, आप इसे समझ लीजिए कि इनका ये प्लस पॉइंट था। ठीक है, आगे देखेंगे। जो नोट करने वाली बात है वो ये है कि जो वायरसेस हैं उनको इस किंगडम के यानी पांचों किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन में कोई जगह नहीं दी गई है, उसको ए सेलुलर माना गया है, यानी वायरस 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में नहीं आता है। ठीक है, तो मेरे हिसाब से आपको मेरी बातें अच्छी से समझ में आ गई हों, क्लियर समझ में आ गई होंगी। ठीक है, अगर आपने चैनल को अभी लाइक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दें, कमेंट भी करें। ठीक है, ताकि हमें पता चलता रहे कि आपको कहाँ पर प्रॉब्लम आ रही है और उसको हम कैसे ध्यान रखें। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पे समय समय पर यहाँ पे देखा गया है कि समय समय पर हमेशा क्या किया गया है कि ऐसे क्लासिफिकेशन को इवॉल्व करने की ज़रूरत पड़ी है या करते रहे हैं जो केवल मार्फोलॉजिकल या फिजियोलॉजिकल या रिप्रोडक्टिव सिमिलरिटीज़ के आधार पर क्लासिफिकेशन नहीं करता हो, बल्कि फाइलोजेनेटिक जो कि इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप के बीच में भी करता हो, यानी उसको भी इंक्लूड करता हो, जो कि आर एच विटेकर ने किया। ठीक है, यानी सबसे ज़्यादा आर एच विटेकर ने, इसीलिए वो डेवलप भी हो गए थे, यानी उनका ये क्लासिफिकेशन लोगों को पसंद आया था, आप ऐसे समझ लीजिए। ठीक है, तो यही जो है वो क्राइटेरिया था। ठीक है, चलिए आगे इसके अंदर मेन मकसद पे हम लोग आते हैं। ये देखिए, ठीक है, अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले मैंने यहाँ लिखा है कैरेक्टर। ठीक है, इधर मैंने लिखा है 5 किंगडम जो यहाँ पे दिए गए हैं, इन 5 किंगडम के कैरेक्टरिस्टिक्स को मैंने भी यहाँ लिखा है। अगर आप देखें यहाँ पे तो यहाँ पे जो बात बताएगी, इधर मैंने कैरेक्टर लिखा है ये कि इधर सेल टाइप है, सेल टाइप, सेल वॉल, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, और मोड ऑफ न्यूट्रिशन इधर लिखा है मैंने। क्लियर है? अब यहाँ पे देखिए इधर लिखा है मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी और एनिमेलिया। यहाँ पे देखेंगे सबसे पहला सेल टाइप की अगर हम बात करें तो सेल टाइप की अगर बात करेंगे तो यहाँ पे देखिए कि लिखा है मोनेरा के अंदर जो सेल टाइप है वो है प्रोकैरियोटिक, बाकी सभी के अंदर यानी प्रोटिस्टा हुआ, फंजाई हुआ और प्लांटी हुआ यूकैरियोटिक, और एनिमेलिया ये सब यूकैरियोटिक है। अब आप देख पा रहे होंगे कि प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी और एनिमेलिया इसके जितने भी सेल्स हैं वो यूकैरियोटिक हैं, यानी ट्रू न्यूक्लियस हैं। यानी यूकैरियोटिक का मतलब होता है वेल डेवलप्ड सेल, ठीक है, या वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस इसके अंदर पाया जाता है। केवल मोनेरा ही जो है वो प्रोकैरियोटिक है। अभी इससे क्वेश्चन आएगा, देखते हैं आप लोग जवाब दे पाते हैं कि नहीं जवाब दे पाते हैं। ठीक है, अगला है कि अगर हम सेल वाल की बात करें तो मोनेरा के अंदर जो सेल वाल है वो नॉन सेलुलोजिक है। आप जानते हैं प्लांट सेल के अंदर जो सेल वाल होती है वो सेलुलोज की बनी होती है, लेकिन मोनेरा के अंदर ये नॉन सेलुलोजिक होती है। इसके अंदर पॉलीसैकेराइड और अमीनो एसिड्स का बना होता है, जैसे हम जानते हैं एन एसिटल ग्लूकोसामाइन, या मैं यहाँ लिख रहा हूँ कि एन एसिटल, इसका जो सेल वाल होता है वो होता है एन एसिटल ग्लूकोसा एमाइन, ठीक है, और दूसरा है एन एसिटल म्यूरेमिक एसिड, एन एसिटल म्यूरेमिक, ठीक है, म्यूरेमिक आप लोग लिख लीजिएगा, म्यूरेमिक एसिड, और एक पेप्टाइड बॉन्ड होता है, एक पेप्टाइड बॉन्ड, तीसरा जो है वो एक पेप्टाइड बॉन्ड होता है जो कि 4 एमिनो एसिड का बना होता है, 4 एमिनो एसिड का बना होता है। तो ये मोनेरा की जो सेल वाल है उसका जो ये कंपोजिशन है। ठीक है, आगे हम देखेंगे तो सेल वाल जो है वो प्रोटिस्टा के अंदर देखा जाए तो कुछ में सेल वाल पाई जाती है और कुछ बाकी सब में अधिकतर नहीं पाई जाती है। फंजाई में देखिए सेल वाल काइटिन की बनी होती है, ये इंपॉर्टेंट है, आप ध्यान रखिएगा। और प्लांट के अंदर सेलुलोज की पाई जाती है, यानी सेलुलोज की बनी होती है, लेकिन एनिमेलिया में सेल वाल एब्सेंट होती है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। अगर हम न्यूक्लियर मेम्ब्रेन की बात करें तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन मोनेरा में एब्सेंट होती है, क्योंकि हमने बताया कि ये प्रोकैरियोटिक सेल है। ठीक है, बाकी सब में प्रेजेंट होती है। ठीक है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन सब में, क्योंकि ये ट्रू न्यूक्लियस है इसलिए मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल इसके अंदर पाए जाते हैं। बॉडी ऑर्गेनाइजेशन की अगर बात करें तो मोनेरा के अंदर सेलुलर होता है, सेलुलर का मतलब केवल सेल पाई जाती है। ठीक है, प्रोटिस्टा के अंदर भी सेलुलर होता है। आप जानते हैं प्रोटिस्टा के अंदर आने वाले सभी एनिमल सिंगल सेल्ड होते हैं। ठीक है, तो ये सेलुलर हुआ। फंजाई देखिए मल्टी सेलुलर होता है, कई सारी सेल का बना होता है, और इसकी जो सेल्स होती हैं वो टिश्यू में ऑर्गेनाइज होती हैं, लेकिन लूज टिश्यू होती हैं, जिसे हम क्या बोलते हैं, माइसीलियम। ठीक है, क्या बोलेंगे, माइसीलियम बोलेंगे। और आप जानते हैं माइसीलियम क्या होता है, तो आप बोलेंगे ग्रुप ऑफ हाइफी। ठीक है, यानी ग्रुप ऑफ हाइफी। ठीक है, हाइफी का एक ग्रुप होता है, हाइफी फंगल सेल कहलाती है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगर हम प्लांट में देखें तो प्लांट में टिश्यू होता है या ऑर्गन होते हैं। ठीक है, लेकिन एनिमेलिया में आप जानते हैं टिश्यू भी होता है, ऑर्गन भी होता है, और ऑर्गन सिस्टम भी होता है, ये ध्यान रखिएगा। क्लियर है, ऑर्गन सिस्टम भी होता है, आप देख लीजिए यहाँ पे ऑर्गन सिस्टम भी होता है। ठीक है, अगर हम मोड ऑफ न्यूट्रिशन की बात करें तो मोड ऑफ न्यूट्रिशन का मतलब होता है, अगर मोनेरा में देखें तो ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन है,
और हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन भी है। ऑटोट्रॉपिक का मतलब जो अपने आप खुद भोजन बना लेते हो, हेटरोट्रॉपिक का मतलब होता है जो दूसरों पे डिपेंड रहते हैं। प्रोटिस्टा भी ऑटोट्रॉपिक है और हेटरोट्रॉपिक भी है। ऑटोट्रॉपिक यूग्लिना है, बाकी सभी हेटरोट्रॉपिक हैं। फंजाई में देखिए हमेशा हेटरोट्रॉपिक, ठीक है, यानी अपना भोजन स्वयं नहीं बना पाते, ये दूसरों के ऊपर डिपेंड होते हैं। ये सैप्रोफाइट होते हैं या पैरासाइट होते हैं। सैप्रोफाइट का मतलब होता है सड़े गले पदार्थ पे ये अपना भोजन जो है वो लेते हैं, और पैरासिटिक का मतलब होता है किसी लिविंग पे उसके ऊपर पैरासाइट के तरीके से रह के उसका न्यूट्रिशन प्राप्त करते हों, ठीक है। तो ये आता है पैरासाइट में। मैं ऊपर थोड़ा सा इसको करता हूँ ताकि आपको समझ में आए। अब देखिए यहाँ पे, और ये जो लिखा गया था वो प्लांट का था, तो ये प्लांट सभी ऑटोट्रॉपिक होते हैं, और जो एनिमल होते हैं वो हेटरोट्रॉपिक होते हैं। अब चाहे वो होलोजोइक हों और चाहे वो सैप्रोफिटिक हों। होलोजोइक का मतलब होता है रेडीमेड फूड, जैसे पैरामीशियम हुआ, यूग्लिना हुआ। सैप्रोफिटिक का मतलब होता है जो सड़े गले पदार्थों से अपना भोजन लेते हैं। तो ये पूरा क्लासिफिकेशन था मोनेरा, प्रोटिस्टा, ये थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन मैंने आपको बता दी, ठीक है। तो ये हमारा बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन मैंने आपको थोड़ा सा बताया, हमने आपको हिंट दी। अब हम जो है वो धीरे धीरे हमारा जो अगला जो चैप्टर होगा, मतलब अगला जो टॉपिक होगा इस चैप्टर का, वो हम स्टार्ट करते हैं मोनेरा से, ठीक है। चलिए अभी जितना आपने पढ़ा है उससे आके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन कर लेते हैं ताकि हमारी बातें जो है फिर से रिकॉल हो जाएं, रिवाइज हो जाएं, ठीक। चलिए क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। आप लोग भी ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन देखिएगा। देखिए पहला मैंने क्वेश्चन लिखा है, बहुत अच्छा क्वेश्चन लिखा है कि हु गेव 3 किंगडम क्लासिफिकेशन, यानी किसने 3 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया, ठीक है। तो मेरे हिसाब से आपको ये सवाल आना चाहिए क्योंकि आप पढ़ चुके हैं ऊपर, ठीक है। तो 3 किंगडम क्लासिफिकेशन किसने दिया, तो आप क्या बोलेंगे। इसमें देखिए हमने वो 3 किंगडम क्लासिफिकेशन का एग्जाम्पल नहीं लिखा है। इसमें एक काम कीजिए, इसको काट दीजिए एरिस्टोटल को, ठीक है। ये हमने लिखा नहीं, ये हैकेल होना चाहिए, ठीक है। तो ये थोड़ा सा कहीं से मिस्टेक हो गया, ठीक है, हैकेल होता है, तो ये राइट आंसर है, ठीक है, हैकेल होता है। क्लियर। लिनियस ने 2 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया था, ध्यान रखिएगा, 2 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया था। कोपलैंड ने 4 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया था, और आर.एच. विटेकर ने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया था, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं, हैकेल ही 3 किंगडम क्लासिफिकेशन होता है। चलिए ओके, कोई बात नहीं, वो मिस्टेक हो गया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, देखिए लिखा है हु क्लासिफाइड, यानी किसने क्लासिफाई किया एनिमल को एनाइमा और इनाइमा में। कितना अच्छा क्वेश्चन है कि किसने क्लासिफाई किया एनिमल्स को एनाइमा और इनाइमा में। तो क्या वो एरिस्टोटल हैं, या लिनियस हैं, या हैकेल हैं, या कोपलैंड है, ठीक है। तो मेरे हिसाब से इसका जो राइट आंसर है वो कौन सा है, तो आप बोलेंगे इसका कि एरिस्टोटल जो है उन्होंने एनाइमा और इनाइमा में एनिमल्स को जो है वो बांट दिया था। बाकी तो आप सभी जानते हैं कि लिनियस ने 2 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया, हैकेल ने 3 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया, और कोपलैंड ने 4 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया। क्लियर है। चलिए मैं बार बार रिपीट इसलिए कर रहा हूँ कि बार बार पढ़ूंगा तो बार बार आपको याद हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन शायद बहुत सारे लोगों को जल्दी सब जवाब दे देंगे। लिखा है आर.एच. विटेकर, ठीक है, आर.एच. विटेकर ने जो क्लासिफिकेशन किया था तो उसमें यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म को कितने पार्ट में डिवाइड किया गया है, ठीक है। तो यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म को डिवाइड करने का जो पार्ट है वो कितना है, तो क्या वो 5 है, या 2 है, या 3 है, या 4 है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है 4। अब बहुत सारे लोग परेशान हो गए होंगे कि काहे 4 है, ठीक है। तो अगर आप देखेंगे तो 4 का मतलब, देखिए यहाँ पे क्वेश्चन लिखा गया यूकैरियोटिक, ठीक है, आप ध्यान रखिएगा, यूकैरियोटिक को 4 में डिवाइड किया गया है। बाकी जो एक बचा है वो मोनेरा था, और मोनेरा क्या है, प्रोकैरियोटिक है। तो ध्यान रखिएगा मोनेरा जो है वो क्या है, प्रोकैरियोटिक है। तो क्वेश्चन पढ़िए कायदे से, वरना आपका गलत हो जाएगा। तो आर.एच. विटेकर ने क्लासिफिकेशन किया 5, ये तो सत्य बात है, लेकिन उन्होंने यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म को केवल 4 पार्ट में ही क्लासीफाई किया। बाकी एक जो पार्ट था वो मोनेरा था और वो प्रोकैरियोटिक था। तो आप ध्यान से पढ़ेंगे क्वेश्चन को, फिर देखेंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है द मेन क्राइटेरिया यूज्ड बाय आर.एच. विटेकर इज, यानी जो मेन क्राइटेरिया क्लासिफिकेशन का जो कि आर.एच. विटेकर ने इस्तेमाल किया था वो कौन कौन सा था। तो क्या वो सेल स्ट्रक्चर था, यानी सेल के स्ट्रक्चर के बेसिस पे, या मोड ऑफ न्यूट्रिशन था, या रिप्रोडक्शन और फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप था, या ऑल ऑफ दीज। तो मेरे सबसे इसका राइट आंसर क्या है, ऑल ऑफ दीज, क्योंकि इन तीनों चीज़ों को उसने इस्तेमाल किया था, यानी आर.एच. विटेकर साहब ने इसको इस्तेमाल किया था, ठीक है। चलिए आगे की तरफ देखिए, अगला क्वेश्चन है, ये देखिए मैंने क्वेश्चन भी उसको ला के लिख दिया है कि हु गेव द टर्म प्रोटिस्टा, यानी प्रोटिस्टा शब्द का प्रयोग किसने किया। अब आप क्वेश्चन याद कीजिए कि प्रोटिस्टा शब्द किसने दिया था, तो बेशक वो कौन है, हैकेल, ठीक है। हैकेल ने ही प्रोटिस्टा शब्द का प्रयोग किया, क्योंकि इसी ने इन्होंने ही 3 किंगडम क्लासिफिकेशन को जो है वो
बताया था, ठीक है। और इन्होंने सबसे पहले ही प्रोटिस्टा को इन्वॉल्व किया था। बाकी कोपलैंड जो है वो 4 किंगडम क्लासिफिकेशन, एरिस्टोटल जो है इन्होंने किंगडम क्लासिफिकेशन नहीं, इन्होंने ऐसे आमतौर पे कॉमनली जो है वो डिवाइड किया था। लीनियस ने 2 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, अगला जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए यूकैरियोटिक, इनमें से कौन है जो कि यूकैरियोटिक नहीं है। तो ध्यान रखिएगा कौन नहीं है, तो वो कौन सा है, मोनेरा, ठीक है। मोनेरा क्या है, प्रोकैरियोटिक है, ठीक है। बाकी सभी क्या हैं, यूकैरियोटिक हैं, ठीक है। अब आगे हम यही पढ़ने वाले हैं मोनेरा के बारे में ही, इसलिए मैं आपको यहाँ पे ज़्यादा नहीं बता रहा हूँ। तो ध्यान रखिएगा कि मोनेरा ही क्या है, यूकैरियोटिक नहीं बल्कि वो प्रोकैरियोटिक है। बाकी सभी के सभी क्या हैं, यूकैरियोटिक हैं। अगर आप देखेंगे तो सभी के सभी क्या हैं, यूकैरियोटिक हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए दिया मैंने, आप इसको कमेंट करके मुझे बताइएगा। द सेल वॉल ऑफ फंजाई, यानी फंजाई की सेल वॉल के अंदर कौन सा मटेरियल होता है, क्या वो पॉलीसैकेराइड होता है या सेलुलोज होता है या काइटिन होता है या एब्सेंट होता है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का जवाब आप मुझे कमेंट सेक्शन में देंगे, ठीक है। आप मुझे कमेंट करके बताइए कि कौन सा मटेरियल होता है, ठीक है। ओके लाइट, ठीक है। तो आप ये कमेंट करके बताएंगे, मैं इसका आंसर नहीं बताऊंगा आपको, ठीक है, क्योंकि मैंने ऊपर पढ़ाया, आप देखिए इसको, ठीक है। चलिए आगे की तरफ देखते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपने अभी चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, शेयर नहीं किया है, सब्सक्राइब नहीं किया या देखा नहीं है, तो उसको देखिए। और दूसरी चीज़, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपने हमारा चैनल देखा तो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, ठीक है। तब तक के लिए थैंक यू।